नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर काम करते करते थक जाते हैं और फिर भी लगता है कुछ अधूरा रह गया? क्या आपको भी समय की कमी खलती है? तो ये कहानी आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। डेविड कैडवी की यह किताब हमें सिखाती है कि असल में हमें समय को नहीं बल्कि अपने दिमाग को काबू करना सीखना चाहिए। डेविड कैडवी खुद एक लेखक और पॉडकास्टर हैं। उन्होंने देखा कि लोग समय प्रबंधन के बारे में तो बहुत बात करते हैं, ये करो वो करो, पर असल में काम पूरा होने का राज समय नहीं बल्कि हमारे दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने में छिपा है। यह समरी आपको बताएगी कि कैसे आप कुछ आसान और जबरदस्त तकनीकों से अपने दिमाग को साध सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आजकल हर कोई पैसा कमाने की होड़ में लगा है। हम हर पल का हिसाब रखते हैं, अपनी गतिविधियों से कैलेंडर भर देते हैं और आराम के लिए वक्त ही नहीं बचता। इतना ही नहीं, आजकल तो मल्टीटास्किंग का भी जमाना है, यानी एक साथ कई काम करना, जैसे लंच करते हुए ईमेल का जवाब देना। क्या यही वो हसल कल्चर है जिसका हिस्सा बनकर हम गर्व महसूस करते हैं? क्या हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा या परेशान महसूस करना आम बात हो गई है? यह समरी साबित कर देगी कि समय प्रबंधन अब किसी काम का नहीं रहा। इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सीखेंगे कि कैसे माइंड मैनेजमेंट आपको सफलता पाने में और कोई भी काम करने में मदद कर सकता है। आप यह भी सीखेंगे कि कुछ हासिल करने के लिए आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। समय प्रबंधन नहीं, माइंड मैनेजमेंट अपने लक्ष्यों को पाने का बेहतर तरीका है। अध्याय 1, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। इस किताब के लेखक डेविड कैडवी खुद को कभी लेखक नहीं मानते थे। उन्हें बचपन से लिखना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी किताब डील ऑफर की गई जिससे कोई बेवकूफ ही इनकार करता। इसलिए डेविड ने अपनी जिंदगी को इस तरह से प्लान किया ताकि वह किताब लिख सके। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके पास किताब लिखने के लिए पर्याप्त समय हो। उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर और बाकी के सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए। उनकी जगह उन्होंने अपने लेखन सत्रों को शेड्यूल किया। डेविड ने डेट पर जाना भी छोड़ दिया, यहां तक कि अपना किराने का सामान और खाना भी घर पर मंगवाने लगे। उन्होंने अपनी किताब लिखने पर पूरा जोर लगा दिया था। एक लेखक के दिमाग में शब्दों का एक खजाना होता है और वो शब्दों के साथ खेल जाते हैं, लेकिन डेविड के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। जब वह लिखने बैठते तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते थे और ना जाने कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे कितने घंटे निकाल देते। फिर उन्हें खुद पर दबाव महसूस होने लगा। डेविड को अगले कुछ हफ्तों में किताब का 25% हिस्सा खत्म करके प्रकाशक को दिखाना था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो डील कैंसिल हो सकती थी। डेविड अपने परिवार और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे। हड़बड़ाहट में उन्होंने कोस्टा रिका में एक रिट्रीट ज्वाइन करने का मन बनाया। वह यह बात अच्छे से जानते थे कि वहां जाकर भी वह कुछ नहीं लिख पाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि रिट्रीट ज्वाइन करने से उन्हें पछतावा हुआ था? बिल्कुल हुआ था, लेकिन डेविड ने सोचा कि जगह बदलने से शायद उन्हें राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। डेविड को रिट्रीट के लिए हां कहने के बाद पछतावा होने लगा और वह अपने घर से बाहर निकल गए। वह अपनी निराशा को दूर करना चाहते थे। तब उनकी मुलाकात डिएगो से हुई। वह सड़क के दूसरी तरफ खड़े थे। जब उन्होंने डेविड को इस तरह बुलाया जैसे मानो वह दोनों दोस्त थे, डिएगो ने हाथ से इशारा करते हुए डेविड को बुलाया और उनसे स्पेनिश में बात करने लगे। डेविड एक बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिएगो की बात का जवाब दिया। उनसे बात करने पर डेविड को पता चला कि डिएगो बस ऐसे ही कुछ बात करना चाहता था। उन्हें बीच पर घूमना और बारिश का मौसम बेहद पसंद था। उनकी बातें ज्यादा लंबी तो नहीं चली, लेकिन डेविड को इसके बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा था। जब डेविड घर लौटे तो दोबारा कंप्यूटर के सामने बैठ गए। अगले 1 घंटे में डेविड पहला चैप्टर लिखने में कामयाब रहे। इससे डेविड को समझ में आया कि ऐसा क्या हुआ था
जिससे वह लिख पाने में कामयाब रहे थे। इसकी वजह लिखने के लिए समय निकालना नहीं था। टाइम मैनेजमेंट अब कारगर नहीं रहा है। आपको समय की नहीं, बल्कि लिखने के लिए सही मानसिक स्थिति में होने की जरूरत है। इसे ही डेविड माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव ऊर्जा को प्राथमिकता देना, लेकिन यह आपका वक्त भी जाया कर सकता है। आपने कभी अपनी लंबी टू डू लिस्ट को देखकर जीरो मोटिवेशन महसूस किया है? ऐसा हम सभी के साथ होता है। फिर भी माइंड मैनेजमेंट से आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है किसी काम या समस्या को अलग नजरिए से देखना। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से यह पूछते हैं कि अभी मैं क्या कर सकता हूं। ज्यादातर समय इस सवाल की वजह से आप टाल मटोल करने लगते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, पर उस काम को करने के लिए आपके पास फोकस और प्रेरणा नहीं होती। दूसरी तरफ माइंड मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं कि अभी मैं कौन सा काम करने के मूड में हूं और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे मूड के साथ फिट हो सके। अपने काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी मानसिक स्थिति और वह काम दोनों एक दूसरे के साथ मेल खाएं। इससे ऊर्जा और समय जैसे संसाधन बर्बाद नहीं होते। अध्याय 2, क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। क्रिएटिव होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से आपके अंदर आ जाती है। यह कोई किराने का सामान नहीं है जिसे आप खरीद कर ला सकते हैं। क्रिएटिविटी की प्रक्रिया में वक्त लगता है। कोई कहानी सुनाने, गाना लिखने या फिर एक पेंटिंग बनाने के लिए आपका दिमाग सही स्थिति में होना बहुत जरूरी है। डेविड क्रिएटिव मोड में घुसने के लिए 2 तरह की सोच का इस्तेमाल करते हैं, जो है डाइवर्सन थिंकिंग्स और कन्वर्जन थिंकिंग। डाइवर्सन थिंकिंग तब होती है जब आपके विचार बिखरे हुए होते हैं। इसमें आपका ध्यान कई चीजों पर होता है। जब आप इन अलग अलग विचारों को जोड़ देते हैं तो इसे कन्वर्जन थिंकिंग कहते हैं। अब लेखन का ही उदाहरण ले लीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसे कहने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। पहला, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप इसे औपचारिक तौर पर कहना चाहते हैं, या फिर इसे ऐसा कहना चाहते हैं जैसे आप एक दोस्त से बात कर रहे हो? क्या आप इसे कोई नाम नहीं देना चाहते, या फिर आप सभी को यह बता देना चाहते हैं कि इसे आपने लिखा है? इसे ही डाइवर्सन थिंकिंग कहते हैं। कन्वर्जन थिंकिंग उसे कहते हैं जब आप अपने विकल्पों में से किसी एक को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने पहले प्यार के बारे में लिखना चाहते हैं। आप अपने पाठकों के लिए अपनी लेखन की शैली को एक दोस्त की तरह पेश करना चाहते हैं। आप इसे कोई नाम नहीं देना चाहते, क्योंकि आप खुद की पहचान सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं। इसीलिए अच्छे क्रिएटिव आइडियाज बनाने के लिए आपको डायवर्सन और कन्वर्जन थिंकिंग दोनों की जरूरत होती है। अपने अंतिम उत्पाद को शानदार बनाने के लिए आपको सबसे बेहतरीन विचारों की जरूरत है। पर आप इन विचारों को कैसे ढूंढेंगे? अपने क्रिएटिव स्पॉट को पहचान कर। आपका क्रिएटिव स्पॉट उस वक्त और उस जगह के बारे में बताता है जिसमें आप अपना सबसे अच्छा क्रिएटिव काम कर पाते हैं। क्रिएटिव काम ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी गाइड बुक की मदद से कर सकते हैं। इसमें कोई तर्क या कोई गणितीय सूत्र काम नहीं आता। क्रिएटिव वर्क एक ऐसी अनोखी विचार प्रक्रिया है जिसे हम अक्सर इंसाइट कहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट के मुताबिक इंसाइट अचानक हुए एहसास या नजरिए में हुए बदलाव को कहते हैं। इंसाइट को यूरेका मोमेंट भी मान सकते हैं, जो तब होता है जब कुछ मिलने से आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या आपको कभी अचानक से कोई शानदार योजना का विचार आया है? उसे यूरेका मोमेंट कहते हैं। यह तब होता है जब अपने गाने के कुछ खोए हुए शब्द आपको अचानक से मिल जाए, या आप अपनी कहानी का एक परफेक्ट प्लॉट ढूंढ निकालते हैं। आप कुछ पेंट करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि क्या पेंट करें। तो इसके लिए अपने पसंदीदा कार्टून चरित्र को पेंट करने के बारे में अचानक याद आना यूरेका मोमेंट होगा। याद रखिएगा कि यह माइंड मैनेजमेंट के बारे में है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं। आपकी ऊर्जा हर एक दिन या पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती है। जैसे नौकरी पर आपकी बहुत सी ऊर्जा खर्च हो जाती है, ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना
या अपनी पेंटिंग या उपन्यास पर काम करने जैसे काम भी आपकी बहुत सारी ऊर्जा ले लेते हैं। इसलिए दिन का वह सही वक्त ढूंढ निकालिए जब आपके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। आपको अपने सिस्टम यानी अपनी स्लीप साइकिल से भी तालमेल बनाकर रखना होगा। यह सिस्टम आपको दिन में जागे रहने में मदद करता है। इसे ऊपर जाती हुई एक रेखा की तरह सोचिए। जितना ज्यादा आप जागे रहेंगे उतने ज्यादा आप सचेत रहेंगे, लेकिन जागे रहने के साथ साथ सचेत रहने को आपका स्लीप डेड सिस्टम रोक देता है। दूसरे शब्दों में कहे, अगर आप एक रात अच्छे से नहीं सोएंगे तो आपका स्लीप डेड बहुत ज्यादा हो जाता है। अपने स्लीप डेड को नीचे जाती हुई एक रेखा की तरह सोचिए, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को कम करता है। आपके सिस्टम और स्लीप डेड दोनों की रेखा दोपहर के शुरुआती वक्त लगभग 2:30 बजे मिलती है। इसी वजह से आप इस वक्त सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। अपनी बॉडी क्लॉक को समझने से आपको अपने काम पर आसानी से फोकस करने में मदद मिलती है। बहुत से लोग सुबह सुबह बहुत फोकस्ड होकर काम करते हैं। जैसे बेहतरीन वायलिन वादक अपने दिन के शुरुआती 2-4 घंटे मन लगाकर अभ्यास करते हैं। मशहूर लेखक वर्जीनिया वुल्फ और मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ऐसा ही करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का वक्त वह समय होता है जब लोग पूरी तरह से जगे हुए और सबसे ज्यादा सचेत रहते हैं। अपने क्रिएटिव स्पॉट को हासिल करने के लिए डेविड ने एक और तरीका बताया है। इसे वो फर्स्ट एवर रूल कहते हैं, जो उन्हें अपने काम को पूरा करने में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। जब आप अपने दिन का सबसे पहला घंटा अपने प्रोजेक्ट पर लगाते हैं तो उसे फर्स्ट एवर रूल कहते हैं। और यह कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका सबसे जरूरी प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा करने से आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसे सुनकर ऐसा लग रहा होगा, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल मुमकिन है। अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे जरूरी काम से कीजिए, यानी एक ऐसे काम से जो आपको करना ही है। ऐसा करने से इसे पूरा करने के लिए आपके आलसी होने की संभावना काफी कम हो जाती है। ऐसा करना उस काम में आने वाली रुकावटों को भी रोकता है। इस जरूरी सीख को लेने के बाद बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 3, रचनात्मकता के 4 चरण। जब आप असल में लेखन या पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, तब भी आप लेखन और पेंटिंग कर सकते हैं। रचनात्मकता की प्रक्रिया सिर्फ लेखन और पेंटिंग के बारे में नहीं है। इसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक ग्राहम वॉलेस ने रचनात्मकता के 4 चरण कहा है। पहला चरण है तैयारी करना। यह तब होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सोचते हैं। आपकी कहानी में कौन से किरदार होंगे, आपका गाना कितना लंबा होगा, पेंटिंग बनाने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। यह ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला चरण है। इसमें आपके पास अपने प्रोजेक्ट की इतनी जानकारी होती है कि आप एक चलते फिरते ज्ञानकोश की तरह हो जाते हैं। डेविड ने भी अपनी किताब पर इसी तरह काम करना शुरू किया था। ऐसा भी वक्त था जब वह अपने लिविंग रूम में बैठकर जानकारी के ऐसे स्रोतों को खोला करते थे। डेविड के चारों ओर किताबें, अखबार और जर्नल बिखरे रहते थे। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड भी था जिस पर वो संभावित विषय और अध्याय लिखते थे। डेविड ने जो शोध किया था वह समय की बर्बादी नहीं थी, ये उन्हें रचनात्मकता के अगले चरण तक पहुंचने में मदद कर रही थी। दूसरा चरण है इंक्यूबेशन। यह ऐसा वक्त होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट पर इतने सक्रिय होकर काम नहीं करते हैं। आप शायद किसी और चीज पर काम कर रहे होते हैं या फिर अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। हमें बीच बीच में ब्रेक लेने की जरूरत होती है। इसी काम को तुरंत पूरा करने के लिए खुद को मजबूर करना हमेशा काम नहीं करता है। ऐसा करने से आप निराश होने लगेंगे और आपको गुस्सा आ जाएगा। ऐसा होने से आपको अपने रचनात्मक स्पॉट को ढूंढने में और तीसरे चरण पर जाने में मुश्किल होगी। तीसरा चरण है इल्यूमिनेशन। यह यूरेका मोमेंट है। तीसरे चरण को पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अचानक से होने वाला और अप्रत्याशित होता है। जैसा कि बताया गया है कि अगर आप जरूरी तैयारी नहीं करेंगे तो आप इस चरण तक नहीं पहुंच सकते। आपको पहले चरण पर बहुत सा वक्त देना होगा। आइए जानते हैं
कि पहला चरण आपको तीसरे चरण पर पहुंचने में कैसे मदद करता है। इसके लिए हम बीटल्स के पॉल मैकार्टनी का उदाहरण लेंगे। पॉल ने यस्टरडे नाम का वो यादगार गाना बड़े ही अनोखे तरीके से बनाया था। उन्हें इस गाने की धुन अपने सपने में सुनाई दी थी। जब उनकी आंख खुली तो वह आधी नींद से उठकर अपने पियानो पर उस धुन को बजाने लगे और इस तरह इतिहास के सबसे महान गानों में से एक गाना बना। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। यस्टरडे लिखने से पहले भी पॉल कुछ गाने लिख और बना रहे थे। वह सालों से संगीत बना रहे थे और इसीलिए वह यस्टरडे जैसा गाना लिख पाए थे। उनका काम वहीं नहीं रुक गया था। पॉल ने यह पक्का किया कि वह चौथे चरण को भी अच्छे से पूरा करे, जो है वेरिफिकेशन। यह तब होता है जब आप इल्यूमिनेशन के चरण में यूरेका मोमेंट के बारे में सोचते हैं। इसमें आप यह पक्का कर लेते हैं कि आपका जो विचार है वह फुल प्रूफ और शानदार है। आप यह दोबारा जांचते हैं कि किसी चीज की कमी तो नहीं है। पॉल को 100% विश्वास तो नहीं था कि उनका बनाया हुआ गाना असली था। उन्हें लगा कि हो सकता है कि यह भी एक ऐसी धुन थी जो उन्होंने पहले कभी सुनी थी। उस वक्त ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करते थे जो यह बता सके कि कोई धुन असली है या नहीं। इसीलिए पॉल ने 1.5 साल इस बात को पक्का करने में ही लगा दिया कि वो धुन उनकी खुद की थी या नहीं। इसी दौरान उन्होंने अपने गाने को बदलने के लिए उसके बोल, धुन और व्यवस्था को सुधारने पर काफी काम किया। अगर आप रचनात्मकता के हर चरण में अपना वक्त नहीं लगाएंगे तो आप कभी कोई उत्कृष्ट कृति नहीं बना सकते। आपको इस पूरी प्रक्रिया के हर चरण से होकर गुजरना होगा। अध्याय 4, रचनात्मक कार्य की 7 मानसिक अवस्थाएं। डेविड का कोई सख्त नियम नहीं था, लेकिन उनके पास करने के लिए ऐसे काम और जाने के लिए ऐसी जगह थी जो उन्हें लिखने के सही मूड में लाने में मदद करती थी। अपनी छोटी सी नोटबुक में कुछ लिखने के लिए वो जॉन हैनकॉक सेंटर के 19वें फ्लोर पर जाते थे। ये विचार शुरुआत में बिखरे हुए से रहते थे, लेकिन इन्हें लिखने के बाद डेविड को वो दूसरी चीजें भी दिखने लगती थी जो उन्हें लगता था कि अपनी किताब में शामिल करनी चाहिए। जॉन हैनकॉक सेंटर डेविड को उनके विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता था। एब्सेंटो कॉफी नाम की एक कॉफी की दुकान थी जो डेविड को बहुत पसंद थी। वहां का मनमोहक खूबसूरत नजारा और कॉफी बीन्स की सुगंध उस जगह को लिखने के लिए एक आदर्श जगह बनाती थी। डेविड की तरह आप भी अपनी मानसिक स्थिति के मुताबिक अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। आपकी मानसिक स्थिति इन 7 मानसिक अवस्थाओं में से एक हो सकती है। पहला है प्राथमिकता मानसिक अवस्था। यह तब होता है जब आप एक योजना बनाते हैं। आप यह फैसला लेते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है और आप उसे कैसे हासिल करेंगे। इसमें आप यह भी तय करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। यही तो डेविड जॉन हैनकॉक सेंटर में करते थे। दूसरा है एक्सप्लोर मानसिक अवस्था। यह शोध करने के बारे में नहीं है। इसमें विशिष्ट सवालों के विशिष्ट जवाबों को देने की जरूरत नहीं होती। एक्सप्लोर मानसिक अवस्था में अपनी जिज्ञासा को खुला छोड़ देने और इसके लिए अपराध बोध महसूस न करने के बारे में कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ पेंट करने का सोच रहे हैं। आपको क्या पेंट करना है, आप इस बात पर शोध करते हैं, लेकिन इस चक्कर में आप पेंटिंग के इतिहास पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देख डालते हैं। आप अपनी जिज्ञासा को मुक्त कर देते हैं। तीसरा है शोध मानसिक अवस्था। यह ऐसी जगह है जहां आप विशिष्ट सवाल और उसके जवाब ढूंढते हैं। डेविड ज्यादातर वक्त इसी अवस्था में रहते हैं। वह यह शोध करते हैं कि एक अध्याय को कैसे बनाया जाए या फिर यह कैसे सत्यापित किया जाए कि अपनी किताब में जो तथ्य वह लिखने वाले हैं वो सही है या नहीं। चौथा है सामान्य मानसिक अवस्था। यह वह अवस्था है जहां आप असल में काम करते हैं। आप पहले दी गई मानसिक अवस्थाओं में इकट्ठे किए गए विचारों को जोड़कर कुछ बनाते हैं, जैसे अपना पहला ड्राफ्ट लिखना। पांचवा है परिष्करण मानसिक अवस्था। यह अवस्था उस काम को संपादित करने और तराशने की है जो आपने पिछली अवस्था में बनाया था। जैसे आप यह ध्यान देते हैं कि आपके वाक्य का कोई अर्थ हो। पेंटिंग में आप यह जांचते हैं कि कैनवस पर ऐसी कोई जगह ना छूट गई हो जहां आपने पेंट नहीं किया, या कोई ऐसा रंग तो नहीं है जिसे और ज्यादा गहरा
या हल्का करने की जरूरत है। छठा है प्रशासनिक मानसिक अवस्था। आप हमेशा अपने रचनात्मक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको करनी होंगी, जैसे अपने बिल भरना और अपने परिवार के साथ वक्त बिताना। यह मानसिक अवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपनी जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। आखिर में रिचार्ज मानसिक अवस्था होती है। इसमें आपको खुद को आराम देने और तरोताजा करने की जरूरत होती है। एक दिन छुट्टी लीजिए या वेकेशन पर जाइए। जब डेविड अपनी किताब को लेकर तनाव लेते हैं तो वो मसाज लेने चले जाते हैं। कभी कभी मजेदार वीडियो या फिल्म देखना भी इसमें मदद कर सकता है। खुद को शांत करने और अपने मन को आराम देने के तरीके ढूंढें। रचनात्मक चक्र। डेविड का बड़ा अजीब सा रूटीन था। रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक वो सिर्फ अपनी किताब पर ध्यान देते थे। सुबह 4 बजे वो लाइट बंद करते, अपना कंप्यूटर बंद करते और दोपहर तक सोते रहते। अगले दिन दोपहर में डेविड तैयार होते और कॉफी शॉप चले जाते। वो कैफे में तब तक काम करते जब तक उसके बंद होने का वक्त नहीं हो जाता था। इसी को डेविड रचनात्मक चक्र कहते हैं। यह एक ऐसा दोहराए जाने वाला चक्र है जिसमें अपने काम में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको आराम करने का वक्त भी मिलता है। रचनात्मक चक्र में रचनात्मकता के 4 चरण होते हैं, जिसमें आप तैयारी करते हैं, विस्तार से बताते हैं, निकालते हैं और सत्यापित करते हैं। रचनात्मक चक्र को समय पर आधारित होने की जरूरत नहीं है। यह हफ्तों और यहां तक कि कई अलग अलग मौसमों पर आधारित हो सकता है। अपने दिमाग को प्रबंधित करने के लिए बहुत से विकल्प हैं। आपको सिर्फ वह ढूंढने की जरूरत है जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। अध्याय 5, रचनात्मक प्रणालियां। एक बार डेविड बड़ी मुश्किल में थे। उन्हें अपने पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर रॉक के साथ इंटरव्यू करना था। डॉक्टर रॉक डेविड के लिए एक प्रेरणा थे। उन्होंने योर ब्रेन एट वर्क नाम की एक किताब लिखी थी, जिसकी मदद से डेविड यह समझ पाए थे कि रचनात्मक काम में दिमाग कैसे काम करता है। डेविड डॉक्टर रॉक को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन जिस दिन डेविड को डॉक्टर रॉक से बात करनी थी, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले जो अपार्टमेंट उन्होंने किराए पर लिया हुआ था, वहां निर्माण का काम चल रहा था। पूरे दिन वहां शोर रहता था। एक पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए इससे खराब हालत नहीं हो सकती थी। दूसरा, डेविड हाल ही में अपनी किताब लिखने के लिए पनामा सिटी में रहने आए थे, पर अपने नए मोहल्ले को इतने अच्छे से नहीं जानते थे। इसलिए उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इंटरव्यू के लिए उन्हें कोई अच्छी दूसरी जगह कहां मिल सकती थी। तीसरा, डेविड जानते थे कि इस इंटरव्यू का शेड्यूल बदलना नामुमकिन होगा, क्योंकि डॉक्टर रॉक जैसे जाने माने लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका जैसा था। डेविड को पॉडकास्ट रद्द करना होगा। उस दिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन डेविड का रचनात्मक सिस्टम सक्रिय हुआ और उन्होंने डॉक्टर रॉक को एक ईमेल लिखा। उन्होंने हर उस समस्या का उपाय निकाल लिया था जो उनके सामने आ रही थी। आखिर में डेविड डॉक्टर रॉक के साथ रिकॉर्डिंग करने में कामयाब हो गए थे। रचनात्मक सिस्टम एक ऐसी दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है जो आपको अपने रचनात्मक काम को करने में मदद करती है। यह आपको जानने में मदद करता है कि अपनी मानसिक ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाने चाहिए। रचनात्मक सिस्टम को एक छाते की तरह सोचिए, जो आपके रचनात्मक चक्र और रचनात्मकता के चरण को कवर देता है। यह मूल रूप से पूरी रचनात्मक प्रक्रिया की देखरेख करता है। रचनात्मक सिस्टम को कम से कम रचनात्मक खुराक की जरूरत होती है। यह वह सबसे छोटी चीज है जो आप अपने रचनात्मक काम को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं। आपका न्यूनतम रचनात्मक खुराक है अपनी किताब का एक पैराग्राफ लिखना। न्यूनतम रचनात्मक खुराक आपको अपनी दूसरी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने में मदद करता है। रचनात्मक काम के लिए ओपन लूप भी अच्छी चीज है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप अपनी बिल्ली को खाना देते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि उसका खाना खत्म होने वाला है। आप सुपरमार्केट से बिल्ली का खाना लेने के लिए एक मानसिक नोट बना लेते हैं। यह एक ओपन लूप इसलिए है क्योंकि बिल्ली का खाना खरीदना है,
यह आपके दिमाग में लगातार चलता रहता है, तब भी जब आप दूसरा काम कर रहे होते हैं। ओपन लूप आपके दिमाग में जगह घेरे रहता है। यह मानसिक जगह तभी खाली हो सकती है जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं, यानी बिल्ली का खाना खरीद लेते हैं। एक नकारात्मक चीज जैसा लग रहा है ना, लेकिन ओपन लूप आपकी रचनात्मकता के लिए फायदेमंद होते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए उसी उदाहरण पर वापस चलते हैं, जहां आप एक लेखक थे और अपनी किताब के लिए एक पैराग्राफ लिख रहे थे। तो यह आपके दिमाग में एक ओपन लूप बनाता है, जिसे आप अगले दिन और आने वाले दिनों में वापस देख सकते हैं। इस तरह अगर आप अपना पूरा दिन लिखने में नहीं भी लगा पाते हैं, तो भी आपको दोषी महसूस नहीं होगा। जब तक आप प्रगति कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे और अपना गति नहीं खोएंगे। रचनात्मक सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत सारे ओपन लूप रख सकते हैं। एक लूप आपकी कहानी के प्लॉट से जुड़ सकता है, जबकि दूसरा कहानी के किरदार की पृष्ठभूमि से। रचनात्मक सिस्टम आपको बहाने बनाने से भी रोकता है। आप यह भी नहीं कह सकते कि आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि न्यूनतम रचनात्मक खुराक के लिए कुछ ही मिनट चाहिए होते हैं। और अब वह मोड, जिसे हम कहते हैं निष्कर्ष, यानी अभी तक हमने जितने भी अध्याय पढ़े और सुने, उनकी मुख्य सीखों को हम यहां पर दोहराएंगे। सबसे पहले आपने सीखा कि माइंड मैनेजमेंट क्या होता है। इसका मतलब है अपने काम को करने के लिए सही मानसिक स्थिति बनाना। यह खुद से यह पूछना है कि मैं कौन सा काम करने के मूड में हूं, पर मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो उस मूड में फिट हो सके। दूसरा, आपने सीखा कि अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढकर आप माइंड मैनेजमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग लागू करने से आप ऐसा कर पाएंगे। दोनों तरीकों से आप यूरेका मोमेंट बना सकते हैं, जो आपके रचनात्मक काम में अचानक की एक कामयाबी की तरह होता है। अपने क्रिएटिव स्पॉट को ढूंढने के लिए आपको अपने सबसे ज्यादा उत्पादक समय को पहचानना होगा। ज्यादातर लोग सुबह काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस वक्त के दौरान डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। तीसरा, अपनी रचनात्मकता के 4 चरण के बारे में जानना। आपको कुछ कमाल बनाने के लिए इन सभी चरणों से गुजरना होगा: तैयारी, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। चौथा, अपने रचनात्मक काम के साथ मानसिक स्थिति के बारे में जानना। यह 7 मानसिक अवस्थाएं हैं: प्राथमिक, खोज, शोध, निर्माण, परिष्करण, प्रशासन और रिचार्ज। पांचवा, आपने रचनात्मक चक्र के बारे में जाना। यह रचनात्मक काम करने और आराम करने के लिए वक्त निकालने का दोहराए जाने वाला चक्र है। रचनात्मक चक्र यह तय करता है कि कौन सा समय आपके लिए काम करता है, भले ही वह हफ्ता, महीना या कोई मौसम ही क्यों ना हो। छठा, अपने रचनात्मक सिस्टम के बारे में जानना। यह रचनात्मकता के 4 चरणों और रचनात्मक चक्र की देखरेख करता है। यह एक ऐसा दोहराए जाने वाला प्रोसेसर है जो आपको क्या कदम उठाने चाहिए या उन्हें कैसा करना चाहिए जैसे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है। दोस्तों, इस समरी में हमने सीखा कि असली प्रबंधन समय का नहीं, बल्कि अपने दिमाग का है। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, हमें सिखाती है कि कैसे अपने फोकस, ऊर्जा और ध्यान को नियंत्रित करके हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।